ठीक है, तो वेव मोशन में अपना टॉपिक चल रहा था स्टैंडिंग वेव, और स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है वो हमने डिस्कस किया था। स्टैंडिंग वेव बराबर है, स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है? जब दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड की अपोजिट डायरेक्शन में आके सुपर इम्पोज होती है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है वो स्टैंडिंग वेव होती है। मतलब जैसे एक वेव ये है y1 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस एक दूसरी वेव और ऐड कर दें हम इस पे y2 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये समझ गए कि नहीं बेटा? एडिशन, दो वेव ऐड कर रहे हैं हम सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड की, लेकिन दोनों वेव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आकर ऐड हो रही है ना? दोनों वेव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो रही है। यहाँ पे अगर मैं जैसे एक स्ट्रिंग ले लूं यहाँ पे, सो इट इज लुकिंग लाइक दैट। ये एक वेव है, मान लो ये इस डायरेक्शन पे जा रही है, एक दूसरी वेव ये है, ये इस डायरेक्शन पे आ रही है, दोनों आके मिल जाती हैं। तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है, रिजल्टेंट वेव, ये कौन सी वेव बनती है इसका फार्मूला जाएगा, बताओगे क्या? ये पूरा टर्म आपका c है और ये पूरा टर्म आपका d है, तो साइन c प्लस साइन d का फार्मूला याद है? कल लिखवाया था ना मैंने, कल की क्लास में बताया था, 2 साइन c प्लस d बाई टू एंड कॉस c माइनस d बाई टू, याद है ना बेटा? तो ये सॉल्व करने पे कितना बचेगा? ये सॉल्व करने पे जाएगा 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स के बराबर, इट इज 2a, फैक्टर और आएगा 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स के बराबर। मतलब जब ये दो वेव सुपर इम्पोज हो रही हैं, यहाँ पे ऐड हो रही हैं, तो जो रिजल्टेंट वेव पैटर्न बनेगा आपका वो इस तरह से बनेगा। ये ऐसा, तो ये जो वेव होती है ना, इनको बोला जाता है स्टैंडिंग वेव। और ये सेगमेंट में फिर ये वाइब्रेशन होते हैं, हमारे यहाँ पे सेगमेंट में वाइब्रेशन करती है, ये स्टैंडिंग वेव है। ये दो कंपोनेंट वेव है, दो कंपोनेंट प्रोग्रेसिव वेव है, दोनों को ऐड कर दिया आपने, मिला दिया, तो जो रिजल्टेंट वेव बनी, ये कौन सी वेव बन गई यहाँ पे? रिजल्टेंट वेव स्टैंडिंग वेव बन गई। और स्टैंडिंग वेव की खास बात ये होती है कि ये एनर्जी एंड मोमेंटम को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट नहीं करती। दे डज नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कल दिखाए थे हमने एक बार, और ब्रीफ में ये रिवीजन हो गया अपना, ठीक है? दे डज नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम, स्टैंडिंग वेव, they does not transport energy and momentum, एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसपोर्ट नहीं करती है। सेगमेंट में इस तरह से ऑसिलेशन होती है ऐसे, मतलब यहाँ की एनर्जी यही रहेगी, यहाँ की एनर्जी यही रहेगी, यहाँ की एनर्जी यही रहेगी, यहाँ पर के सेगमेंट की एनर्जी इधर नहीं आएगी, यहाँ के सेगमेंट की एनर्जी इधर नहीं जाएगी, ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पे साइन साइन फंक्शन को ऐड किया, इसलिए ये इक्वेशन आपको साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स के फॉर्म पे मिली। अगर आप यहाँ पे कैसा एडिशन कर लेते, यहाँ पे फेज डिफरेंस पाई का ले लेते, यहाँ पे माइनस साइन ले लेते, तो भी वेव इक्वेशन इस पैटर्न की मिलती। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, वेव इक्वेशन कैन बी 2a कॉस के एक्स, सॉरी कॉस ओमेगा टी और साइन के एक्स फॉर्म पे भी मिलेगी, ये पैटर्न ऐसा भी चलेगा यहाँ पे, या फिर 2a साइन ओमेगा टी साइन के एक्स भी चलेगा, 2a cos ओमेगा टी cos के एक्स भी चलेगा। तो स्टैंडिंग वेव के ये पैटर्न भी चलेंगे, बट डिपेंड करेगा कि कंपोनेंट वेव कैसी आपने लिए है। कंपोनेंट वेव आपकी अगर इस तरह की है तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन ऐसी बनेगी, और कंपोनेंट वेव अगर यहाँ पे जैसे
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड माइनस ऑफ ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वाली रहती तो फिर ये ए टू ए कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स का फॉर्म बन जाता। साइन साइन का फॉर्म भी बनता अगर कॉस कॉस वाली वेव को आप ऐड कर देते, है ना, और कॉस कॉस वाली वेव को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते तो टू साइन साइन वाला टर्म बनता, और कॉस कॉस वाली वेव को ऐड कर दे तो ये कॉस ओमेगा टी कॉस के एक्स वाला टर्म बनता। तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन कभी कभी, ठीक है, कभी कभी जो क्वेश्चन बन जाते हैं कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन की कंपोनेंट वेव कौन सी है, तो कंपोनेंट वेव जैसे ये स्टैंडिंग वेव इक्वेशन है तो ये कंपोनेंट वेव है, मतलब रिवर्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको ऑप्शन से चेक करना है, इनको ऐड करके देखना है। ये समझ गए ये इक्वेशन कैसी आ गई, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन समझ के कैसी आ गई यहाँ पे कि नहीं समझे? ये इक्वेशन के लिए आपको फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, फिर cos c plus cos d, it is 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, फिर cos c minus cos d 2 sin c plus d by 2 and sin d minus c by 2। ठीक है, यहाँ पे आप c कंसीडर कर लो, c किसके इक्वल हो गया ओमेगा टी माइनस के एक्स, d किसके इक्वल हो गया ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये बन गया पैटर्न आपका। और c प्लस डी आप ऐड कर दो, c प्लस डी बाई टू, तो इन दोनों को ऐड करोगे c प्लस डी मतलब बचेगा ओमेगा टी, और c माइनस डी बाई टू करोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ओमेगा टी घट जाएगा, के एक्स बचेगा। ठीक है, c माइनस डी माइनस के एक्स बचेगा, सॉरी है ना, बस हमें मॉड से मतलब, हमें पैटर्न से मतलब है। तो ये चारों पैटर्न चलते हैं कंपोनेंट वेव के स्टैंडिंग वेव में, डिपेंड करेगा कि वेव आप किस तरह की ले रहे हो, किस तरह से वेव को आप ऐड कर रहे हो। समझ गए इतना? किसी को कोई डाउट है इस पे? फिर आगे बढ़ूं मैं, इस तरह की वेव इक्वेशन का पैटर्न ऐसा होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाने वाले हैं। हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो माइनस के एक्स है उसमें माइनस साइन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना? नहीं, माइनस साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कॉस के अंदर अगर माइनस आएगा तो कॉस खा जाता माइनस को, लेकिन साइन नहीं खाता, साइन बाहर कर देता है। अरे वो प्लस माइनस का साइन कि आप देख कहां से रहे हो पैटर्न को, इस बात के लिए, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा अगर है तो ये माइनस साइन थीटा हो जाता है, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा अगर आता है तो ये प्लस कॉस थीटा बन जाता है। बराबर है, बराबर है ना? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे सामने माइनस का साइन भी आ जाएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा सच, वो तो उसकी इनिशियल फेज के लिए रहता है कि आप y को यहां से काउंट कर रहे हो कि y को यहां से काउंट कर रहे हो, है ना। जैसे साइन ओमेगा टी साइन के एक्स वाला जो टर्म है वो यहां पर से आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स वाला टर्म है तो वो यहां से चालू हो जाएगा। ठीक है, आप कहां से स्टार्ट ले रहे हो, ये डिपेंडेंसी है अल्टीमेटली उसकी। ठीक है, इसलिए चारों पैटर्न, ये भी चलता है, ये भी चलता है, ये भी चलता है, आपने वेव कैसी ऐड किए हो इस बात पे डिपेंड करता है। तो ये भी कंपोनेंट वेव है, इस तरह से भी ऐड कर सकते हो, ऐसे भी ऐड कर सकते हो, ऐसे भी ऐड कर सकते हो, ऐसे भी ऐड कर सकते हो कंपोनेंट वेव। ठीक है, इसलिए ये स्टैंडिंग वेव की ये सभी इक्वेशन वैलिड है। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। कोई डाउट अभी? अब मैं स्टैंडिंग वेव मतलब इस पैटर्न के बारे में थोड़ा डिटेल पे हम लोग जा रहे हैं, स्टैंडिंग वेव का, और मैं एक वीडियो में तुमको इसका दिखाने वाला हूँ स्टैंडिंग वेव का। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस पेज का। सर स्टैंडिंग वेव का रिजल्टेंट एक बार समझाना। हाँ, वो आप इसमें देखो, पहले मैं एक वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ इसमें, है ना, देन आप लोग थोड़ा लूप्स में वाइब्रेशन हो रही है, ये स्टैंडिंग वेव बन रही थी।
ये एक लूप बनी यहाँ पे, ये सिंगल लूप है। हाँ, ये दो लूप हो गई, टू लूप। मैं इसकी ना प्लेबैक स्पीड थोड़ी कम कर देता हूँ, ये नॉर्मल है। Now this is सर ये कितने लूप में डिवाइड हो, ये क्या डिपेंड करेगा? ये दो आगे बताऊंगा, बट ये देखो स्टैंडिंग वेव कैसे बन रही है, ये है ना, पूरा ओवरऑल वाइब्रेशन हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग इस तरह से वाइब्रेट होती है। फिर वो तो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कितनी लूप क्या बता रही है यहाँ पे। ये देख यहाँ पे ये एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है ना जो मूव नहीं कर रहा है, ये देख रहा है, बहुत नोड बोलते हैं इसको। ये पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, कर्सर जहाँ पे है। हेलो, यस सर। यस हाँ, सर। ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, ये है ना। ये देखिए कर्सर वाला जहाँ पे पॉइंट आ रहा है ना, ये मूव नहीं कर रहा है। ये देखिए कहीं पर के पॉइंट सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट हो रहा है, और स्ट्रिंग का जो सेगमेंट है वो पूरा की पूरा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है वहां पर। फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, मतलब यहाँ से फ्रीक्वेंसी दे रहा है, उसको एडजस्ट कर रहा है फ्रीक्वेंसी, वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ। फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर नंबर ऑफ लूप बदल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज की है, यहाँ से ऑसिलेटर की भी ये 3 लूप में ऑसिलेट हो रहा है ना। ये सब स्टैंडिंग वेव है यहाँ पे। हेलो, देख लिए बेटा इसको, स्टैंडिंग वेव कैसे बन रही है, देख लिए? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल, और फिर हाँ बोलो बोलो, अभी कुछ क्वेश्चन पूछना है इसमें? नो सर। हाँ, कंपोनेंट वेव ध्यान रखना, ये अगर वेव स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, मतलब कंपोनेंट वेव ये है। और ये वाली कब बनेगी, कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स वाली कब बनेगी, जब कंपोनेंट वेव कौन सी वाली होंगी, बताओ जरा। कंपोनेंट वेव कौन सी वाली आएगी, तब ये पैटर्न बनेगा। ये देखिए फार्मूले लिखे हुए, इसके अकॉर्डिंग सोचना है। यहाँ पे c की वैल्यू ओमेगा टी माइनस के एक्स, डी की वैल्यू ओमेगा टी प्लस के एक्स है। ये वाला जो पैटर्न है ये कब बनेगा, जब कौन सी वेव ऐड करोगे, साइन साइन सी टी माइनस साइन डी। हाँ, तो ये ध्यान रखना, रिवर्स में भी जाते हैं कैलकुलेशन, तो ऑप्शन से आंसर निकालना पड़ता है। जो ऑप्शन दिए हुए उन ऑप्शंस को ऐड करके देखो कि रिजल्टेंट किसमें इस तरह के पैटर्न आपके मैच करते हैं, है ना। कंपोनेंट, हाँ बोलो सर। जो c माइनस डी अपॉन 2 माइनस के एक्स आ रहा है, हाँ। वो अपन को माइनस साइन आंसर में डालना है कि नहीं डालना है सर एंडिंग में? आंसर माइनस साइन का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है यहाँ पे, तो उसका मतलब इसलिए नहीं है कि अगर यहाँ से आया ये माइनस, यहाँ से आपने t इक्वल टू 0 स्टार्ट किए हो तो माइनस साइन दिखेगा, यहाँ से देख रहे हो तो प्लस साइन दिखेगा उसी पैटर्न के लिए, ठीक है। ये अगर यहाँ से आप देख रहे हो तो ये साइन के एक्स वाला पैटर्न यहाँ से चलेगा, और अगर ये कॉस के एक्स वाला देख रहे हो आप तो फिर वो यहाँ से चलेगा आधे में से। वो माइनस का साइन और प्लस का जो साइन है, बस ये जो लूप है या जो पार्टिकल है स्ट्रिंग के वो कहाँ पे है, ठीक है, उसके लिए। समझ गए? तो फिर फाइनल आंसर में अपन माइनस नहीं भी लिखे तो चलता है ना? हाँ चलता, माइनस नहीं भी लिखे तो चलता फाइनल आंसर, आपको पैटर्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर कॉस एंगल माइनस थीटा जो है तो वो प्रॉपर्टी है ना? क्या? वो आपने राइट साइड के एकदम नीचे में लिखे कॉस माइनस थीटा। हाँ, ये प्रॉपर्टी होती क्योंकि कॉस कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, और ये ऑड फंक्शन होते हैं। इवन फंक्शन है इसलिए माइनस की अगर कॉस के अंदर एंगल में माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। ओके, हेलो, कोई डाउट है अभी, कोई डाउट है? नो सर। हाँ ओके, स्क्रीनशॉट लो। हाँ बोलो, अभी और कुछ पूछना है? पूछना है कुछ और क्या? हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, और क्लास लीव नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये।
आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, क्योंकि ये मिस होगा तो तकलीफ हो सकती है फिर। स्टैंडिंग वेव वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैंडिंग वेव। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? ले लिए क्या? Yes, sir. चलो अभी स्टैंडिंग वेव का जो पैटर्न बनता है हम उसकी बात करते हैं। ये वाला जो पैटर्न बनाए थे स्टैंडिंग वेव का, मतलब इसका ग्राफ अपन प्लॉट करते हैं अल्टीमेटली, और उससे थोड़े से डिस्कशन है यहाँ पे। दिस इज पेज नंबर 2। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अगर आप उनको देखोगे तो ये मान लो स्ट्रिंग है, ये वेव बनी है ऐसी अल्टीमेटली। ये एनी टाइम कब के लिए है? दिस इज द वेव एट टाइम टी के लिए अपन ने कंसीडर की है, ये है ना। ये वेव हमने t इक्वल्स टू 0 पे कंसीडर कर ले रहे हैं हम यहाँ पे। इट इज फॉर t इक्वल्स टू 0। फिर t/4 पे क्या होगा? t/4 पे या t/8 पे अगर देखोगे तो ये पैटर्न ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये मूव नहीं करेगा, डिस्टरबेंस आगे नहीं बढ़ेगा स्टैंडिंग वेव में। ये पॉइंट यहीं पे ऐसा रेस्ट पे रहेगा, ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। तो ये पैटर्न आपको कब दिखेगा? दिस इज एट t इक्वल्स टू सपोज t/8 पे मैंने लिख दिया एक। फिर t/4 पे ये पूरे जो पार्टिकल हैं, मतलब स्ट्रिंग को सीधा बना देंगे ऐसे, ही स्ट्रिंग पूरी सीधी हो जाएगी ऐसी। ये कब हो जाएगा ऐसा? दिस इज एट t/4। फिर उसके बाद ये नीचे जाने लगेंगे, ये ऐसे। फिर उसके बाद ये यहां से आपको ऐसे वाइब्रेशन दिखेंगे। फिर ये कब दिखेगा? दिस इज फॉर t/2 पे, और फिर ये वापस लौटेगा। तो t/4 और ये अगला यही वाला जो पैटर्न है यहाँ पर, ये इस तरह का, ये आगे t/2 प्लस t/4 या t/8 पे फिर से रिपीट होगा। मतलब अब ये फिर से वापस आएंगे। तो यहां पर आप देखो, ये 2a साइन ओमेगा टी, ये SHM हो रहा है ना। SHM है ये 2a साइन ओमेगा टी। SHM की इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। SHM कर रहा है, मतलब पार्टिकल सेगमेंट में ऑसिलेट हो रहे हैं, लेकिन कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये सभी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मान लो ये पार्टिकल अभी नीचे आ रहे हैं किसी मूवमेंट पे, ये ठीक है, तो यहां पर के पार्टिकल उसी टाइम पे ऊपर चलेंगे, उसी टाइम पे ये वाले पार्टिकल नीचे आएंगे। एक्सट्रीम पे पहुंचने पे पार्टिकल रेस्ट पे रहते मोमेंटरी सभी। ये मीन पोजीशन पे सबकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। कुछ पॉइंट ऐसे हो गए ये परमानेंटली रेस्ट पे, ये मूव नहीं कर रहे हैं। इन पॉइंट्स को बोला जाता है नोड। तो ये पॉइंट हो गया नोड। और यहाँ पर का जो पार्टिकल है, देखो यहाँ पर का पार्टिकल ये सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट होता है 2a के बराबर। तो इस पॉइंट को बोला जाता है एंटी नोड। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? एंटी नोड बोला जाता है। यहां पर जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, ये एंटी नोड कहलाता है। दिस इज एंटी नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज एंटी नोड, दिस इज नोड, दिस इज एंटी नोड, दिस इज नोड, दिस इज एंटी नोड, दिस इज नोड। ठीक है, ए नॉट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ए नॉट का मतलब यहाँ पे एंटी नोड। एंटी नोड मतलब जिनका एम्पलीट्यूड 2a होता है। नोड, नोड मतलब जो पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पे होते हैं उनको नोड बोलते हैं। ये पार्टिकल यहाँ पर के पार्टिकल स्ट्रिंग के परमानेंटली रेस्ट पे होते हैं।
ठीक है। और एक सेगमेंट के सभी पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट होते हैं। एक सेगमेंट के सभी पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट हो रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन पे चल रहे हैं। यहां पर के सभी पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, यहां पर के सभी पार्टिकल उस टाइम पे ऊपर जा रहे हैं या रेस्ट पे रहेंगे। जैसे मीन पोजीशन पे तो सबकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी नीचे, लेकिन मैक्सिमम में भी सबसे मैक्सिमम स्पीड किसकी होती है? एंटी नोड वाले पार्टिकल की, ओमेगा इंटू 2a, बाकी की नहीं होती। नोड वाले पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पे होते हैं। तो नोड वाले पार्टिकल क्या होते हैं? परमानेंटली एट रेस्ट। ये नोड वाले जो पार्टिकल होते हैं ये परमानेंटली रेस्ट पे होते हैं, ध्यान रखोगे, परमानेंटली रेस्ट पे। अब अगर ये पार्टिकल यहां पर का परमानेंटली रेस्ट पे है, यहां पर का पार्टिकल भी परमानेंटली रेस्ट पे है, तो बेटा इस सेगमेंट की एनर्जी इधर नहीं जा सकती और इस सेगमेंट की एनर्जी इधर नहीं आ सकती। मतलब यहाँ की एनर्जी यहीं रुक गई, यहाँ की एनर्जी यहीं रुक गई, यहाँ की एनर्जी यहीं रुक गई। इसलिए जो स्टैंडिंग वेव होती हैं वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट नहीं करती हैं, प्रोग्रेसिव वेव करती हैं। कंपोनेंट वेव करेगी, ये अकेली वेव एनर्जी ले जाएगी, ये अकेली वेव एनर्जी ले जाएगी, मोमेंटम ले जाएगी, लेकिन ये दोनों मिल गई और इस तरह की वेव बन गई। तो अब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, रुक गई वहीं पे, एनर्जी सेगमेंट में रुक गई। ठीक है, यहाँ की एनर्जी यहीं पे, यहाँ की एनर्जी यहीं पे, यहाँ की एनर्जी यहीं पे। क्लियर हो गया? तो स्टैंडिंग वेव डज नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव? बताओगे कोई? व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव? स्टैंडिंग वेव की स्पीड क्या होगी? डिस्टर्बेंस जीरो। हाँ, जीरो, बिल्कुल सही। स्टैंडिंग नाम से समझ में आ रहा बेटा। स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव, स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव इज जीरो। क्यों? क्योंकि ये डिस्टर्बेंस आगे नहीं बढ़ रहा, ये डिस्टर्बेंस फिक्स हो गया। अभी जैसा देखे थे अपन ने स्ट्रिंग पे जब बन रही थी, डिस्टर्बेंस आगे नहीं बढ़ रहा ना, वहीं पे रुक गया डिस्टर्बेंस। तो स्टैंडिंग वेव की स्पीड जीरो होती है, लेकिन कंपोनेंट वेव की स्पीड होती है। और स्टैंडिंग वेव में पार्टिकल, सभी पार्टिकल ऑसिलेट करते, सेम फेज में ऑसिलेट करते, लेकिन सबकी स्पीड एक जैसी नहीं होती। या मीन पोजीशन पे भी सबकी स्पीड एक जैसी नहीं है। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम स्पीड किसकी रहती? एंटी नोड वाले पार्टिकल की। जब ये वाला पार्टिकल भी, जैसे ये वाला पार्टिकल भी यहाँ पे आएगा तो भी इसकी स्पीड यहाँ पर मैक्सिमम होगी, बट एंटी नोड वाले पार्टिकल के बराबर नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे पहुंचने पे सभी अपनी अपनी मैक्सिमम स्पीड को फॉलो करते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्पीड सबकी एक जैसी नहीं होती। जबकि प्रोग्रेसिव वेव में जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे आता है तो मैक्सिमम स्पीड अटेन करता है और ओमेगा ए होती है, और सभी पार्टिकल की एक जैसी होती है, लेकिन वो अलग अलग टाइम पे आते हैं, है ना। प्रोग्रेसिव वेव में मीन पोजीशन पे पार्टिकल अलग अलग टाइम पे आते हैं एक वेवलेंथ पे, लेकिन यहाँ पे स्टैंडिंग वेव में सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पे एक साथ आएंगे, सारे पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे एक साथ आएंगे, सारे पार्टिकल अपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन पे एक साथ आएंगे। प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा नहीं होता, एक पहले आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, ऐसा चलेगा। तो यहाँ पर सारे पार्टिकल सेम, एक सेगमेंट के सारे पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। मतलब फेज डिफरेंस कितने का हो गया दोनों सेगमेंट के बीच में? अगर आप देखोगे, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेगमेंट? इन दो सेगमेंट के बीच में फेज डिफरेंस कितने का हो गया? बताओ जरा। पाई या फिर 180 डिग्री, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, उस टाइम पे वाले पार्टिकल कैसे जा रहे हैं? आपके ऊपर जा रहे हैं। तो दो कॉन्जिक्यूटिव सेगमेंट, लगातार एक अगल बगल वाले सेगमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपोजिट फेज में ऑसिलेट करते हैं। समझ गए? अब बात कर लेते हैं वेवलेंथ की। यहाँ पे दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको? देख के बताओ जरा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड? दो नोड से नोड तक का डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक का कितना आना चाहिए? बताओ जल्दी से। लैम्डा बाई 2 ना बेटा। देख, यहाँ से यहाँ तक आधी वेव दिख रही, फिर एक होती कंप्लीट, तो लैम्डा बाई 2 का। या दो एंटी नोड के बीच का भी डिस्टेंस कितना आएगा? इट इज आल्सो लैम्डा बाई 2, बराबर है। और नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? नोड और एंटी नोड के बीच का, नोड और जस्ट उसके बगल वाला एंटी नोड, इट इज लैम्डा बाई 4। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। तो समझ गए? कोई डाउट है तो पूछो, क्रॉस क्वेश्चनिंग करो यहाँ पे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो पैटर्न बना, ये इस इक्वेशन का पैटर्न है, ध्यान रखना। हाँ बोलो सर, टाइम पीरियड के हिसाब से कौन सी वेवलेंथ और बताइए?
टाइम पीरियड के हिसाब से कौन सी वेवलेंथ, मान लो तुमने स्टार्ट किया यहां से, ये वाली, ये t इक्वल्स टू 0 पे ऐसा पैटर्न दिखेगा आपको, फिर टी बाई कब आ जाएगा, टी बाई 8 पे, टी बाई 8 पे ये सारे पार्टिकल नीचे आएंगे, कुछ यहाँ कहीं पे आ गए, ये ऐसा दिखेगा तुमको। लेकिन जहां जहां नोड थे ये पार्टिकल मूव नहीं करेंगे। प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, पूरा डिस्टर्बेंस आगे चलता है, ठीक है, यहाँ पे पूरा डिस्टर्बेंस आगे नहीं चल रहा है। प्रोग्रेसिव वेव में ये कोई वेव है मान ले, थोड़ी देर बाद ये वेव कैसी आगे बढ़ जाएगी, ऐसी बढ़ जाएगी कि नहीं, फिर उसकी Yes, थोड़ी sir. देर बाद ये वेव कैसी बढ़ जाएगी, ये ऐसी आगे बढ़ते जाएगी। तो प्रोग्रेसिव वेव में डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है, यहाँ पे नहीं बढ़ता। यहाँ पे अभी t इक्वल्स टू 0 पे मान लो ऐसा पैटर्न दिख रहा है, t बाई 8 पे ये पैटर्न आपको ऐसा ही दिखेगा, ये इस तरह से। फिर t बाई 2 पे बिल्कुल सीधी दिखेगी स्ट्रिंग, फिर आगे अगले मोमेंट पे फिर ये स्ट्रिंग ऐसी कुछ ऑसिलेट करते हुए दिखेगी। समझ गए? हाँ सर। हाँ, समझ गए कि नहीं? हाँ बोलो, अभी और कोई डाउट है इस पे? सर यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी सबकी अलग अलग आएंगी ना? हाँ, सबकी पार्टिकल वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन एक एक सेगमेंट के पार्टिकल सब एक डायरेक्शन में चलते हैं। प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा नहीं होता है ना। प्रोग्रेसिव वेव में मीन पोजीशन पे सभी पार्टिकल की वेलोसिटी एक जैसी होती है। यहाँ पे मीन पोजीशन पे भी सभी पार्टिकल की वेलोसिटी एक जैसी नहीं है, और किसी भी पोजीशन पे नहीं है, अलग अलग आएंगी पार्टिकल की वेलोसिटी, क्योंकि एम्पलीट्यूड अलग अलग है। सभी पार्टिकल अलग अलग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं, नोड वाले पार्टिकल को छोड़कर, ठीक है। नोड वाले पार्टिकल को छोड़कर बाकी के जो पार्टिकल हैं वो सब अलग अलग वेलोसिटी से ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। हेलो, अरे समझ गए? देखो अभी देख लिया आपकी नहीं? ये समझ गए? देखो अभी समझ गए इसको? हेलो हेलो। सर एक ही वक्त में से वो ऊपर से जाएगा और दूसरे वक्त में नीचे से जाएगा क्या? हाँ, एक वक्त में एक ही पैटर्न दिखेगा, अगले वक्त में थोड़ा अलग आएगा, मतलब नीचे से बनेगा, फिर अगले वक्त में और नीचे से बनेगा, फिर कुछ देर बाद बिल्कुल सीधी हो जाएगी स्ट्रिंग, फिर वो नीचे पहुंचेगा, ठीक है। ओके सर। नोड वाले पॉइंट को ऐसा लग रहा है किसने पकड़ के रखा वहां पे। कुणाल समझ गया? हाँ सर। हाँ, मतलब ये पैटर्न आ गया ये इक्वेशन का। देख हो क्या रहा अल्टीमेटली, मैं एक बार और मिटा के बना रहा हूँ पैटर्न, स्क्रीनशॉट लो इस पेज पर, एक बार और पैटर्न मिटा के बनाता हूँ। बाकी ये वेवलेंथ वगैरह समझ गए ना आप? हाँ सर, जो नीचे वाला है वो पाई बाय 80 चाहिए ना? क्या? मतलब जो डिफरेंस है इन एंटी नॉट्स के बीच का। नहीं, एंटी नोड के बीच का डिफरेंस नहीं बनाया मैंने ये बनाया कि यहाँ का सेगमेंट और यहाँ के सेगमेंट के बीच में फेज डिफरेंस कितने का। दो कॉन्जिक्यूटिव सेगमेंट के बीच में फेज डिफरेंस 180, यहाँ के पार्टिकल सारे नीचे आ रहे हैं, यहाँ के ऊपर जा रहे हैं, तो फेज डिफरेंस कितने का हो गया दोनों में? 180। 180, ये बताया मैंने, ठीक है। मैं एक बार और डायग्राम बना रहा हूँ, पर ये सब मिटाना पड़ेगा, थोड़ा और अच्छे से दिखेगा तुमको। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? Yes, sir. यस सर। ये सब मिटा देता हूँ मैं। एक अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पे स्टैंडिंग वेव में, दिस इज पेज नंबर 3 था कि 4 आएगा अभी? ठीक है ना सर। हम्म।
एक दोबारा बता रहा हूँ मैं। ये मान लो कोई स्ट्रिंग लिए हमने, दिस इज एनी स्ट्रिंग, ठीक है, और ये सपोज t इक्वल्स टू 0 पे ऐसा है। यहाँ पे कुछ पॉइंट में ले रहा हूँ जो नोड वाले पॉइंट है ऐसे, ठीक है। हेलो, यस सर। कुछ पॉइंट मैंने ले लिया जो नोड वाले पॉइंट है, जो फिक्स है, जो ऑसिलेट नहीं करेंगे। और t इक्वल्स टू 0 पे स्ट्रिंग आपको बिल्कुल सीधी दिखेगी। फिर थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे तो ये स्ट्रिंग ऐसी कुछ दिखेगी ऑसिलेट करते हुए, ठीक है। ये t इक्वल्स टू सपोज t बाई 8 पे दिखी आपको। फिर उसके बाद जब देखोगे तो ये जो स्ट्रिंग है ये यहां से ऑसिलेट करते हुए दिखेगी ऐसे, ठीक है। हाँ सर। ये t बाई 4 पे आएगा, मतलब जो पार्टिकल अभी यहां पर था, ऊपर जा रहा था, यहां तक कितनी देर में पहुंच जाएगा ये वाला पार्टिकल? t/4 में। पोजीशन पे t/4 पे पहुंच जाएगा। तो ये सारे पार्टिकल ऐसे हो रहे हैं, लेकिन ये नोड वाले जो पार्टिकल ना ये मूव नहीं कर रहे। फिर अब ये नीचे आएगा, तो अब ये जब नीचे आएगा यहां से यहां पे, तो फिर से ये पैटर्न ऐसा नीचे आता हुआ दिखाई देगा, बराबर है। यस सर। फिर ये यहाँ आएगा, फिर स्ट्रिंग सीधी होगी और फिर अब ये नीचे चलेगा। तो एक बार और स्ट्रिंग कब सीधी हो जाएगी यहाँ पे? t इक्वल्स टू t/2 पे, क्योंकि ये पार्टिकल यहां तक जाएगा फिर यहां तक आएगा कितनी देर में? t/2 पे। समझ गए? समझ गए ना? अब फिर हाँ से सर। नीचे, अब ये पैटर्न नीचे की तरफ भागेगा आगे, अगले मूवमेंट पे ये पैटर्न अब नीचे की तरफ चलेगा, ये ऐसा। समझ गए? यस सर। हाँ, तो ये वाली कंडीशन आएगी t इक्वल्स टू t/2 प्लस t/8 में मान ले। फिर ये और नीचे तक जाएगा, बट मैं इसको मेंशन नहीं करूंगा, ठीक है। फिर ये पूरा नीचे तक आ जाएगा ऐसा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक पहुंच जाएगा ये। समझ गए? यस सर। तो ये आ जाएगा t/4, नहीं t/2 प्लस t/4, ठीक है। अब फिर से ये वापस ऊपर लौटना चालू करेगा। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। हाँ, तो एक टाइम पे एक ही लाइन बनती है, अगले टाइम पे दूसरी वाली वेव बनेगी, मतलब बट एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, ये 2a के बराबर है। और जो इक्वेशन आ रही इट इज 2a साइन ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स का फॉर्म मैंने बनाया है। तो ये जो पहला टर्म है यहाँ पे, ये किसको शो कर रहा है? 2a साइन ओमेगा टी किसको शो कर रहा है? ये एसएचएम को। यस सर। और ये x वाला टर्म किसको शो कर रहा है? कि भाई सभी पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, लेकिन इनका जो एम्पलीट्यूड है वो x पे डिपेंड कर रहा है। मतलब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, y इज इक्वल टू 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, इट इज a डैश साइन ओमेगा टी। इसका मतलब समझ गया? ये काय की कंडीशन, ये एसएचएम की कंडीशन है। सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, बट जो एम्पलीट्यूड है एसएचएम का, एम्पलीट्यूड a डैश इज इक्वल टू 2a cos kx। सभी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं है 2a cos kx के फॉर्म पे। कुछ पार्टिकल का 2a एम्पलीट्यूड आएगा, उनको एंटी नोड बोलेंगे। कुछ का एम्पलीट्यूड 0 होगा, क्योंकि कुछ जगह पे कॉस की वैल्यू 0 भी होती है। समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो एंटी नोड कहां पे बनेंगे? एंटी नोड का मतलब आएगा जब a डैश विल बी मैक्सिमम, और ये किसके बराबर रहेगा? +-2a के बराबर रहेगा, ठीक है। और ये कब आएगा +-2a? जब cos के x की वैल्यू +-1 होगी। नोड कहां पे बनेंगे? नोड का मतलब हो जाएगा a डैश की मिनिमम वैल्यू, ठीक है।
मिनिमम वैल्यू इट इज 0। मैं यहाँ पे मॉड लूंगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब नहीं, क्योंकि एम्पलीट्यूड में हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, है ना। मिनिमम वैल्यू 0, और ये कब आएगा, जब cos के x की वैल्यू 0 होगी। तो cos की वैल्यू 0 कहाँ पे होती, उन सभी पॉइंट पे नोड बन जाएंगे। cos के x की वैल्यू जहां जहां पर 0 होगी उन सभी पॉइंट पे नोड बन जाएंगे। cos के x की वैल्यू जहां पर +1 आएगी उन सभी पॉइंट पे क्या बन जाएंगे, एंटी नोड बन जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ये है नोड, ये है एंटी नोड, ये है नोड, ये है एंटी नोड, नोड एंटी नोड। अभी समझ गए कि नहीं, ऐसा बनता जाएगा। Yes, sir. अभी कोई डाउट इस पे किसी को भी? No, sir. हाँ नहीं है ना। तो ए नॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे ए नॉट का मतलब है एंटी नोड। ए नॉट का मतलब है एंटी नोड, क्योंकि ए हमने एम्पलीट्यूड के लिए लिखा था वेव का, और एन का मतलब क्या है, यहाँ पे एन का मतलब है नोड। दूसरी बात, अब ये सेगमेंट में स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रही है, तो सेगमेंट में अगर स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रही, जैसे किसी मोमेंट पे ये वाले पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इस सेगमेंट के पार्टिकल उसी टाइम पे कैसे चलेंगे, ऊपर चलेंगे। इस सेगमेंट के पार्टिकल कैसे आएंगे, नीचे आएंगे। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ये सभी पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट होते, ये सभी पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट होते, लेकिन इन दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस होता है, यहां से यहां पर के सारे पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस 0, यहां से यहां तक के सारे पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस 0, लेकिन आपस में कितने का फेज डिफरेंस है, यहाँ पे आपस में इन दोनों सेगमेंट में आपस में कितने का फेज डिफरेंस है, 180 का। सेम सेगमेंट में सभी पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट होते, लेकिन ये सेगमेंट और ये सेगमेंट के पार्टिकल अपोजिट फेज में, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट के पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट होते। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? उसको बोलो भाई। हाँ समझ गए? सर अगर फर्स्ट और थर्ड फेज को कंपेयर किए तो उसके भी आंसर 0 आएगा ना? हाँ, फर्स्ट वाले सेगमेंट और उसके थर्ड वाला जो सेगमेंट है, मतलब एक को छोड़कर अगर एक इसको ले और इसको ले तो फेज डिफरेंस 0 बनेगा। ठीक है, ओके सर। कुछ उसको 2 पाई भी बोल सकते, 0 बोल दो, 2 पाई बोल दो, 4 पाई बोल दो, एक ही बात आएगी। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, कुछ उसको 2 पाई बोल सकते, क्योंकि 2 पाई के बाद पूरा पैटर्न एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही रिपीट होता है। तो 0 बोल दो या 2 पाई बोल दो, एक ही बात होती है। ठीक है? हेलो, यस सर। हाँ, अभी कोई डाउट? इस सेगमेंट के सारे पार्टिकल एक ही फेज में, इस सेगमेंट के सारे पार्टिकल एक ही फेज में, लेकिन इन दो सेगमेंट के पार्टिकल अपोजिट फेज में ऑसिलेट होते हैं। दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा हमेशा, दो नोड का बीच का डिस्टेंस λ/2, एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, नोड और उसके जस्ट बगल वाला एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4। इसके पहले वाले पेज में भी लिखे थे अपन, एक बार और लिख देता हूं मैं। नोड से नोड तक का डिस्टेंस λ/2, एंटी नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस λ/2, नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस λ/4। ठीक है? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? समझ गए बेटा इसको? हेलो, समझ गए कि कोई डाउट है? यस सर। हाँ, क्लियर हो गया पूरा? देखो, इसने अपने घर पे भी कर सकते, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको लैब में जाने की जरूरत है इसको लिए। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट, फ्रीक्वेंसी डबल किया, ये देखो ये ठीक है, ये देखो ये डबल और अगर फ्रीक्वेंसी। ज्यादा स्पीड से करेंगे तो ज्यादा नोड्स बनेंगे क्या? क्या बेटा? ज्यादा स्पीड से अगर करेंगे हाँ, जैसे ज्यादा वो फ्रीक्वेंसी करोगे तो ज्यादा बनेंगे, मतलब अल्टीमेटली।
मैं एक मिनट ना इसकी स्पीड और थोड़ा मैं स्लो डाउन कर देता हूँ। नॉर्मल की जगह पे 0.25 पे हम अभी देखो ये थोड़ा और बराबर दिख रहा है, दिख रहा है अभी? सर स्टार्टिंग से लगा है। स्टार्टिंग से दिखाऊं? अरे बहुत स्लो है स्पीड है, प्लेबैक स्पीड। अभी सर देखो ये ये वेव फंडामेंटल। रिफ्लेक्शन हो रहा है ना? हाँ ये वेव रिफ्लेक्शन हो रहा है ना? हाँ वेव, ये फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट हो रही है, ये स्लो मोशन में करा रहा हूँ मैं इसमें। ये फंडामेंटल मोड है, देखो अभी फंडामेंटल मोड कैसा हो रहा है, एक लूप बन रही है जिसमें। हाँ अभी देखो ये दो लूप बन रही है इसमें ऐसे। अभी समझ गए कैसे ऑसिलेशन हो रहा है दो लूप में, दो सेगमेंट में? यस सर। ठीक है, तो एक ही वेव है बट ऑसिलेशन कुछ इस पैटर्न में चलता है। ये देखो अभी ये तीन लूप वाला देखना अभी, ये तीन लूप बन रही है अभी, ये तीन लूप में वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, हेलो, अभी समझ गए? समझ गए क्या बेटा? हेलो, यस सर। ठीक है, अभी अगले पेज पे आ रहा है अपन, पेज नंबर 4 पे। नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑन स्ट्रेंड स्ट्रिंग, स्क्रीनशॉट ले लो। तो जो बेसिक है इसका वो समझ गए आप लोग स्टैंडिंग वेव के लिए? यस सर। हाँ ठीक है, देखो अभी, हाँ पेज नंबर 4, 4 है कि 5 आएगा? 5 या 4? 4। 4 है क्या? नेक्स्ट है नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। दोनों एंड पे अगर स्ट्रिंग को फिक्स कर दें हम, तो जो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो कैसे बनते हैं, ध्यान देना। ये है, इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्क, है ना? और इसके एक प्रॉन्ग पे ये लोड हमने लटका दिया यहाँ पे, दिस इज द लोड। अब ये प्रॉन्ग यहाँ पे ऑसिलेट करेगी, मान लो इस तरह से। आप इस ट्यूनिंग फोर्क को ना ऑसिलेटर भी बोल सकते हो, ये ऑसिलेट कर रहा है और इसके कारण यहाँ पे क्या बनेंगी, वेव्स बनेंगी। समझ गए? हेलो, हेलो, समझ गए? यहाँ पे क्या बनेंगी, इसके कारण वेव्स बनेंगी यहाँ पे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है यहाँ पे, दिस इज द, इसको हम ऑसिलेटर भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑसिलेटर। और इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, इसके कारण यहाँ पे स्ट्रिंग पे ये वेव बनती है। तो ये इंसिडेंट वेव हो गई, यहाँ से फिर ये वेव सिमिलरली रिफ्लेक्ट होके आएंगी। तो दिस इज इंसिडेंट वेव, और ये कौन सी बन गई यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड वेव ये वाली होगी। मतलब आप दो वेव को ऐड करोगे, y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये रिफ्लेक्टेड वेव, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, इट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स आप ऐड कर दोगे। तो वेव स्पीड यहां से निकलेगी, क्योंकि जो वेट है, ये टेंशन फोर्स, ये वेट mg,
तो जो वेव स्पीड आएगी ये किसके इक्वल आएगी, यहाँ पे फार्मूला वेव स्पीड v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू या अंडर रूट टी अपॉन रो इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे जो ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये वेव स्पीड है यहाँ पे। म्यू इज लीनियर मास डेंसिटी, रो इज डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, A is area of cross section, area of cross section of string। ठीक है, बाकी अब ये दो वेव मिल जाएंगी और मिलेंगी तो एक नया वेव बनेगी, यहाँ पे नया पैटर्न क्रिएट होगा। मतलब इसका जो रिजल्टेंट है फाइनली ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑसिलेशन आपके सेटअप हो जाएंगे और इनको क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे कि ये कौन सी वेव बन गई अब यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। ये स्टैंडिंग वेव है बेटा, इस पैटर्न से ये स्ट्रिंग क्या करेगी, यहाँ पे वाइब्रेट करेगी। समझ गए कि नहीं? पहले स्टार्ट होगा, उसके कुछ देर बाद ही इस तरह का पैटर्न क्रिएट होगा। मतलब फाइनली पहले तो वेव जाएगी, रिफ्लेक्ट होके आएंगी, फिर मिलेंगी, फिर ये पैटर्न क्रिएट होता है। तो आफ्टर सम टाइम 4-5 सेकंड लगते हैं ये पैटर्न क्रिएट होने में। ऐसा नहीं कि तुरंत यहाँ से चालू किया तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वेव की स्पीड उतनी ज्यादा नहीं है ना। पहले वेव इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होके आएगी, फिर ये पैटर्न बनेगा। अब वेव में जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे पूरा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ये वेव की फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर हमेशा सेम रहेगी। वेव स्पीड यहां से निकाल के डाल दोगे, वेवलेंथ यहां से आप काउंट कर सकते हो कि वेवलेंथ कितनी है और ये कैलकुलेशन बन जाता है। जैसे देखो ये नोड है, 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 तो कितनी वेवलेंथ बन गई यहाँ पे, λ/2 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 λ/2। कितने सेगमेंट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 सेगमेंट है ना। तो अगर मान लो स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है यहां से यहां तक, L is the length of string, so this length is equals to 5 times λ/2। तो frequency of wave is wave speed divided by wavelength, so frequency will be wave speed उस फार्मूले से आ जाएगी और wavelength यहां पर से आ जाएगी, it is 2L divided by 5 या it is 5/2L into V, this is the frequency। मतलब जो वेव की फ्रीक्वेंसी है वही इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, इस तरह से मेजरमेंट हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट होते हैं कि भाई ये ट्यूनिंग फोर्क है, ये जो सोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसको कैसे मेजर करोगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है कि भाई हाँ हम इस तरह से फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए? ये लिखा हूं मैंने यहाँ पे L इज इक्वल टू 5 इंटू λ/2। समझ गए क्यों? यहां तक λ/2 फिर λ/2 फिर λ/2 फिर λ/2 फिर λ/2, 5 λ/2 इज इक्वल टू लेंथ। तो वेवलेंथ किसकी इक्वल बन गई यहाँ पे देख सकते हो आप, लेंथ इज इक्वल टू 5 टाइम्स λ/2, सो लैम्डा इज इक्वल टू 2L/5, ये आ गई वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ होता है, ये निकाल दी हमने, बन गया ये। कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, कोई डाउट है? ये डिस्कशन पे कोई डाउट है क्या? अभी आगे पढ़ने वाले अपन। हेलो, कोई डाउट है बेटा इस डिस्कशन पे? हेलो, नहीं है? आगे बढ़ सकता हूं मैं अब हम स्पेशल केस आ रहे हैं कि अगर ये ऑसिलेटर ऑसिलेट हो रहा है और एक ही लूप में ऑसिलेशन हो तो उसको क्या बोलते हैं, 2 लूप में ऑसिलेशन हो रहा है तो क्या बोलते हैं, 3 लूप में ऑसिलेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, 4 लूप में ऑसिलेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं। समझ गए? उस पे आने वाले। क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। अब नोड कहां पे बनता है और एंटी नोड कहां पे बनता है? तो जो फिक्स्ड एंड होता है वहां पे हमेशा नोड बनता है, जो ओपन एंड होता है वहां पे एंटी नोड बनता है। ध्यान रखो,
फिक्स्ड बाउंड्री पे नोड, ओपन बाउंड्री पे एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट के लिए। So now this is page number 5. तो यहां पे मैं लिख दूं नोड कहां पे बनेगा, नोड बनता है एट फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड पे नोड बनेगा। एंटी नोड कहां पे बनेगा, एट ओपन एंड। हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट नोड बनता है फिक्स्ड एंड पे, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बनता है ओपन एंड पे। और स्ट्रिंग को आपने फिक्स कर दिया है, तो अब पहला जो मोड है दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल टोन और मोड और फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल में सारी चीजें आ गई, फंडामेंटल टोन, फंडामेंटल मोड और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इस पे जो स्ट्रिंग होती है मैंने यहाँ पे दोनों एंड से इसको फिक्स कर दिया है ऐसा। और सपोज यहाँ पे कोई ऑसिलेटर को लगा दिया मैंने ऑसिलेट कराने के लिए, जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। दिस इज अ ऑसिलेटर, है ना, ये यहाँ पे ऑसिलेटर है। तो फंडामेंटल टोन में जो स्ट्रिंग है वो एक ही सिंगल लूप में बेटा ऑसिलेट करती है ऐसा, ये सिंगल लूप में ऑसिलेट करती है। टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज L। कितने नोड और कितने एंटी नोड बन रहे हैं, यहाँ पे नोड, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे नोड। समझ गए, समझ गए ना। तो अगर इस पैटर्न में एक ही लूप में अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो उसको फंडामेंटल टोन बोलते हैं, फंडामेंटल मोड बोलते हैं, या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ गए। फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं अपन, कैसे निकालेंगे, देखो दो नोड के बीच का डिस्टेंस होता है λ/2, बहुत आसान है। तो वेवलेंथ हमारी निकल के आ गई यहाँ पे। सो देयरफॉर वेवलेंथ विल बी 2L। So since L is equals to λ/2, this implies that lambda is equals to 2L. And speed of wave, so frequency of wave equals to frequency of oscillator. So F is equals to किसके बराबर हो जाएगा ये फार्मूला, wave speed upon wavelength। so wave speed upon wavelength ये आ गई। and wave speed किसके बराबर है, अंडर रूट T अपॉन म्यू या फिर अंडर रूट T अपॉन रो इंटू एक। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है F, इसको मैं F1 लिख दूं, V अपॉन 2L। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल देते हैं इसको। दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल टोन या फंडामेंटल मोड में ये वाइब्रेशन है। फंडामेंटल मतलब सबसे सिंपल वाला, सबसे बेसिक वाला, फर्स्ट वाला, एक ही लूप में स्ट्रिंग ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, समझ गए, हेलो समझ गए, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, हेलो समझ गए बेटा इसको। यस सर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। अब अगले अगले मोड पे जाते हैं अपन। अब यहां से फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं ऑसिलेटर की। तो ऐसा नहीं कि 1.5 लूप में ऑसिलेट करेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करोगे, ये सेकंड लूप में तभी ऑसिलेट करेगी जब इसकी सेकंड लूप की फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे, नहीं तो नहीं, कुछ अलग टाइप का डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, बट इस तरह का प्रॉपर नहीं आएगा ये। और जो गिटार होते हैं, सितार होते हैं, वायलिन होते हैं ना, उनमें भी देखना जो गिटारिस्ट होते हैं वो वायर को टाइट करते हैं। दूसरा फिर कोई पर्टिकुलर टोन अगर निकालना होता है तो वो उस जगह से स्ट्रिंग को खींचते हैं, वायर को खींचते हैं। जैसे अगर ये वाला मोड आपको जनरेट करना है तो वायर को क्या करोगे, दोनों तरफ से वायर को आपको टाइट रखना है। और इसको कहां पर से खींचना है, आपको वायर को दोनों तरफ से टाइट रखना है। और कहां पर से खींचना है, ये वायर है आपका, है ना, और कहां पर से खींचोगे, दोनों तरफ से टाइट रखोगे, कहां से खींचोगे, बीच में से। मेरे से बढ़ेगा नहीं, मैं सिंगल, क्लास रहती तो अपन एक को पकड़ लेते और बना देते। ठीक है, समझ गए, ये ऐसा बीच में से। ये थोड़ा बराबर इलास्टिसिटी नहीं है, टाइट नहीं किया इसलिए ये तो बराबर बन जाता है। समझ गए बेटा। यस सर।
यस सर। दोनों तरफ से फिक्स है, यहाँ से बीच से खींच दो, इस तरह का ऑसिलेशन जनरेट हो जाएगा। अब उसमें अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर जब गिटार सितार वायलिन इनमें वायर में तो स्टैंडिंग वेव बनती है और आपने बोला कि स्टैंडिंग वेव एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करती, तो हमारे कानों पे कैसे सुनाई पड़ रहा है उसका साउंड? बता सकते हो उसका रीजन? हेलो, गिटार सितार वायलिन में इसी तरह से बनती है, स्टैंडिंग वेव है, तो फिर वो साउंड कैसे सुनाई पड़ता है हमको उनका? वो तो एनर्जी सर वो हवा में वाइब्रेशन क्रिएट करता है। हाँ, ये हवा में वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है ना, ये स्ट्रिंग में तो स्टैंडिंग वेव है, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर एयर के पार्टिकल को भी तो ऑसिलेट करा रहे हैं। एयर के पार्टिकल थोड़ी बंधे हुए हैं, वो तो चले जाएंगे, ऑसिलेट हो रहे हैं। ये इसके बगल वाला ऑसिलेट हुआ, उसने आगे एनर्जी ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? और अगर अपन यहाँ पे एयर ना रखे ना, आइडियलिस्टिक सिचुएशन लें, तो ये स्ट्रिंग एक बार फ्लिक करके छोड़ दोगे, इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट होती रहेगी। तो ऐसा होता है कि एक बार किए तो पूरा बस सा चलता रहता है, ऐसा नहीं होता ना। सा आएगा, फिर ना की भी रे की भी नोट आती है, थोड़ी देर वाइब्रेट होती रुक जाती, क्योंकि एयर के पार्टिकल उसमें फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, उसके कारण उसका एनर्जी का लॉस हो जाता है वहां पे, है ना? समझ गए? तो अगर हम विस्कस फोर्सेस को, जो डिसिपेटिव फोर्सेस, उसको हटा दे तो यहाँ की एनर्जी लॉस नहीं होगी कभी, लेकिन एयर के पार्टिकल क्योंकि इनके साथ फ्रिक्शन करते हैं, टकराते हैं, तो उसके कारण एनर्जी का लॉस होता है और स्ट्रिंग थोड़ी देर में रुक जाती है। समझ गए अब? हेलो, अरे भाई समझ गए क्या बोलो मैंने? हेलो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ये तो हो गया फंडामेंटल मोड। अब नेक्स्ट मोड पे जाते हैं, अगले मोड ऑफ वाइब्रेशन पे। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से। ले लिए सर। पेज नंबर 6। बाकी सारा कैलकुलेशन ऐसे ही चलेगा, बस थोड़ा सा चेंज आएगा फंडामेंटल मोड के बाद। अब थोड़ा इसका जो नेक्स्ट हायर मोड आता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन में मैं कैसे ऑसिलेट हो रहा वो नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। अगर स्ट्रिंग दो लूप में ऑसिलेट होती है, ये ऐसी, ये इस तरह से ऑसिलेट हो रही दो लूप में, है ना? कितने नोड और कितने एंटी नोड बने? नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड एंड देन नोड। ठीक है, यहां से यहां तक λ/2, फिर से λ/2, टोटल कितना हो गया? 2 into λ/2, that is equals to length of string. So therefore wavelength will be 2l/2, बराबर है? तो वेवलेंथ आ गई 2l/2। फ्रीक्वेंसी ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चलेगा, यहाँ पे फार्मूले में चेंज कर देते हैं अपन। क्या आ गया फार्मूले में चेंज? f is equals to wave speed upon wavelength v upon 2l divided by 2. Frequency will be 2 divided by 2l into v, and it is f2 लिख दिया मैंने, it is 2 times f1। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल है इसलिए इसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल है इसलिए सेकंड हार्मोनिक है। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल है इसलिए सेकंड हार्मोनिक है। समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। अब आते हैं अपन फर्स्ट ओवरटोन के बाद में सेकंड ओवरटोन। पैटर्न ऐसे ही बढ़ते जाएगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फटाफट हो रहा अभी, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिए? यस सर। पेज नंबर 7। अब आते हैं अपन सेकंड ओवरटोन, पॉइंट नंबर 3। सेकंड ओवरटोन स्ट्रिंग कितने उसमें ऑसिलेट करेगी? यहाँ पे कितनी लूप बनेंगी? अब कितनी लूप बनेंगी? अब सेकंड ओवरटोन में बनती है 3 लूप। ठीक है, L is equals to 3 times λ/2 हो जाएगा ये। सो वेवलेंथ विल बी 2l/3। यहाँ पे आ जाएगा 2l/3। इट इज 2l/3। ये अलग फ्रीक्वेंसी आ गई। इट इज 3/2l। ये है 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा थर्ड हार्मोनिक।
तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जितना मल्टीपल आएगा वो वाला हार्मोनिक बोला जाता है, ठीक है। जैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 3 टाइम फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसका नाम पड़ गया थर्ड हार्मोनिक। जैसे जो नोट होते हैं ना सा रे गा मा पा, इनकी फ्रीक्वेंसी पता है कि नहीं? सा की फ्रीक्वेंसी कितनी होती, रे की कितनी होती, गा की कितनी होती, सर्च मार के देखना, ठीक है। एक मल्टीपल के फॉर्म पे आती है सा की, फिर ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी चल रही, किसी की 2 होगी फिर 1, इस तरह से पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म पे आते हैं। है बताओ जरा सा की फ्रीक्वेंसी, सारे गा मा पा की बताना जरा, सर्च मारना उस पे गूगल फट से बताओ फटाफट, है किसी के पास में? क्या सर? सारे गामा पा की फ्रीक्वेंसी बताना क्या क्या होती है उनके नोट। 480 हर्ट्ज। कितनी? 480। काय सा रे गा मा पा, सा की कितनी होती? 480 हर्ट्ज। हाँ सर। रे की कितनी होती है? जल्दी बता। हेलो बता जल्दी से। 1 मिनट। हाँ सर सा की 240 है। सा की 240 है, मतलब फिर अगले वाले की आएगी। रे की कितनी है? 480। 270। 270, 30 का डिफरेंस। फिर 300। 300। कितने का डिफरेंस आ रहा देख सकते हो, पर्टिकुलर डिफरेंस आते जा रहा है ना, फिक्स पैटर्न में। तो ऐसे ही जो गिटार या सितार होते हैं इस तरह से लूप बनती हैं, और जो उनको प्ले करने वाले होते हैं ना उनको पता होता है कि कहाँ पर से वायर को पकड़ना, कहाँ से प्लग करना, तब कौन सा साउंड निकलेगा। वो प्रैक्टिस से आता है, ऐसे नहीं पता चलेगा। आप फिजिक्स लगा के कर सकते हो, आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो फिजिक्स लगाने पे कि हाँ सा यहाँ पर से जनरेट होगा, रे यहाँ से जनरेट होगा। बट वो लोग फिजिक्स नहीं पढ़ते, लेकिन वो प्रैक्टिस से कि हाँ यहाँ पर से दबाने पे ये सा आएगा। या जो तबला वाले होते हैं वो भी सारे गामा पा निकालते हैं, लेकिन कितनी थाप देना तब सा निकलेगा, क्या करना तब रे निकलेगा। ऐसे हारमोनियम में, वायलिन में, सब जगह ऐसे ही होता है। समझ गए? हेलो, वो फिजिक्स Yes, नहीं sir. जानते लेकिन साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अपन फिजिक्स जानते हैं, अपन इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, अपने को उसमें जाना फिजिक्स लगा के हम बस लगा सकते हैं, प्रैक्टिस से आती है वो चीजें। हम फिजिक्स से डिस्टेंस बना के बता सकते हैं कि कहाँ पे पकड़ना, कहाँ से स्ट्रिंग को ऑसिलेट कराएंगे तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा, ये हम फिजिक्स लगा के बता सकते हैं डायरेक्ट ऐसे, ठीक है। बट उनको फिजिक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो प्रैक्टिस करते हैं। ओके सर हाँ बोल। सर, जैसे कि सा और रे में कोई रिलेशन है क्या? मतलब 30 का डिफरेंस है, मतलब कुछ है क्या इसका? बिल्कुल है ना बेटा, 30 का एक डिफरेंस चल रहा है ना, बराबर एक पैटर्न चल रहा है ना। और फिर हाँ, माँ और पा में जो है वो 40 का डिफरेंस है, उसका रीजन? किसमें किसमें? माँ और पा में जो है ना उसका 40 का नहीं डिफरेंस। तो नहीं तो जो अपन बोलते हैं ना सा, अपने जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए। रे गा उन्होंने नोट बनाए हुए हैं, उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी को जनरेट किया है, उसको लिखा है कि इसको इतना मानना है, ठीक है। जैसे अलाप वगैरह देते ना, रे, ये अलाप देते, इसमें फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, उससे मैच पर किया है। नोट जैसे आगे आगे बढ़ रहे हैं उन दोनों सबका डिफरेंस बढ़ रहा है, पहले हाँ 40 हो रहा था, 50 हो हाँ, रहा तो है। वो उसके कारण है, मतलब यहाँ पे पैटर्न इस तरह से एक फिक्स पैटर्न में बढ़ा रहे हैं ना उसको, ऐसा रैंडमली थोड़ी चल रही चीजें। तब तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है म्यूजिक में, गाने पे, वो एक फिक्स पैटर्न पे होता है ना। आप बिल्कुल ऐसा थोड़ी रैंडमली जैसे अपन बातचीत कर रहे हैं वैसा होता है क्या सर तो उसमें? मतलब अगर एक वेव चल रही है तो आगे जाके उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो रहेगा वो ज्यादा बढ़ सकता है। वो अपन अभी वो साउंड के फॉर्म पे नहीं जा रहे, इंजीनियरिंग के फॉर्म पे नहीं जा रहे, अपन तो बस अभी बेसिक चीजें सीख रहे हैं उसका, है ना। वो तुम लोग स्टडी करो, देखो कि क्या डिफरेंस आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, वो देख सकते हो तुम। मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। हेलो, मैंने एक बताया पॉसिबिलिटी तुमको है, क्या बेटा? हाँ मतलब पॉसिबिलिटी है उसकी। हाँ, पॉसिबिलिटी आप वो सब कर सकते हो ऐसा। मैंने एक आपको हिंट दिया कि हाँ ये है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं अपन, बात समझ गए कि नहीं? हाँ सर। स्टैंडिंग वेव क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने ये सारी चीजें बताया। बाकी एग्जैक्टली क्या है उसमें, फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो हमारे सिलेबस में नहीं, वो हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमारे सिलेबस में बस ये है, बट क्यों पढ़ रहे हैं वो बताने के लिए मुझे ये डिस्कशन करना पड़ा। अभी समझ गए? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले, अब जनरल फार्मूला बना देते हैं अपन, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, जनरल फार्मूला बन जाएगा। डन सर। डन।
चलो जनरल फार्मूला बना देते हैं अपन, पेज नंबर 8। जनरल फार्मूला क्या बनेगा देखो, वेवलेंथ लैम्डा एन, ये 2l अपॉन एन लिख सकते हैं अपन, जहां पे n की वैल्यू है 1 2 3 एक्सेट्रा। बाकी सब कुछ ऐसे ही चलेगा। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या बन जाएगा, एफ एन इज इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा एन, n अपॉन 2l इंटू v। ये फार्मूला बन गया आपका फ्रीक्वेंसी का, ये जनरल फार्मूला हो गया इसके लिए। और n की वैल्यू 1 मतलब फंडामेंटल, मोड और टोन और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, समझ गए। इसी को फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। फिर n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो ये कहलाता है फर्स्ट ओवर टोन, एंड इट इज आल्सो सेकेंड हार्मोनिक। फिर n की वैल्यू 3 पुट कर दो, ये कहलाएगा सेकेंड ओवर टोन, थर्ड हार्मोनिक। ये ऐसा चलेगा, समझ गए। ये जनरल फार्मूला बना दिए बेटा हमने। अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, आज के लिए इतना ही है।